भाई गीगाबाइट की डिमांड बहुत थी कमेंट सेक्शन में जब से बजट सीरीज के लैपटॉप हमने रिव्यू किए, जैसे कलरफुल का लैपटॉप हमने रिव्यू किया, फिर एसर का ALG हमने रिव्यू किया, लेनोवो की लॉक सीरीज बजट में जाती है। कहते भैया आपने गीगाबाइट का लैपटॉप रिव्यू नहीं कर रखा चैनल पे। मैंने कहा बात तो सही है। तो आज जो हमारे पास मॉडल है वो है गीगाबाइट का G6X और ये ना मैंने 4050 वाला मंगवाया i7 13 जनरेशन HX प्रोसेसर के साथ। अंडर 1 लाख वाली ऑडियंस ज्यादा है ना, तो मैंने कहा वो वाला कर लेते हैं। वैसे तो बजट रेंज में भी इनके बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, 3050 वाले भी हैं, शायद 2050 वाले भी हैं, पक्का पता नहीं मेरे को, बट 4050 आज के टाइम में किंग चल रहा है, एकदम 6GB VRAM और साथ में HX सीरीज वाला प्रोसेसर मिल जाए तो बड़ी बात हो जाए। अब ये लैपटॉप कैसा है कैसा नहीं है, कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, कहाँ इंप्रूव हो सकता था, एंड इसकी प्राइसिंग 95-96,000 के आसपास है, तो क्या अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है, वो सारा हम कवर करेंगे इस वीडियो में डब्बा खोल के। तो यहाँ पे भाई कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाता है। डब्बा खोलेंगे तो निकलेगा काली चादर में लैपटॉप, गीगाबाइट लिखा हुआ, एक बेसिक वाली पावर कॉर्ड, मतलब पावर प्लग नहीं है, और साथ में एक एडाप्टर जो है 180 वॉट का, और थोड़ी बहुत पुस्तकी बातचीत गीगाबाइट पुस्तक भंडार की तरफ से। और ये आ जाता है भाई लैपटॉप, एंड लैपटॉप की लुक्स ओके काफी बढ़िया है, एकदम मेटल टॉप लिड हमारे को मिल जाती है। और हाँ, इसके अंदर एक 1,06,000 में ना सेम ही प्रोसेसर के साथ 4060 वाला वेरिएंट भी है। अगर इसका टेस्ट हो जाएगा, ये आपको लैपटॉप इस रिव्यू में पसंद आ जाएगा, तो 4060 वाला भी आप बाय कर सकते हो। और लैपटॉप बढ़िया एकदम फुल गेमिंग लुक के साथ हमारे को मिलता है। इधर गीगाबाइट की ब्रांडिंग है, इधर यहाँ पे पैटर्न सा बन रखा है फुल गेमिंग शेमिंग वाला। वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है, एंड मैक्सिमम 100-110 डिग्री तक जाता है पीछे। अंदर से पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में सेम पैटर्न हमारे को यहाँ पे अंदर की साइड भी मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ इतना स्क्रीन वॉबल हमारे को मिलता है जो कि थोड़ा ज्यादा वाली साइड है, लेकिन अगर आप टाइपिंग वगैरह करते हो ना लैप पे रख के, तब नहीं हिलता, हिलाएंगे तो हिलेगा, I mean, स्क्रीन ही लेगी। और यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स हमारे को नाक के बराबर मिलता है, और टॉप लिड फ्लेक्स भी काफी कम है, मेटल की यहाँ पे टॉप लिड है, एंड बॉटम से हमारा कुछ ऐसा लैपटॉप मिल जाता है। और इस लैपटॉप का वेट टिपिकल गेमिंग लैपटॉप की तरह 2.5 kg है, और चार्जर मिला के 3.2 kg तक ये हो जाता है, एंड अच्छा खासा भारी तो है। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। पहले मैं थोड़ा सोच रहा था कि गीगाबाइट का लैपटॉप है, मतलब अच्छा होगा नहीं होगा, बट नहीं, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और ये जो हमारे पास वेरिएंट है, इसके अंदर i7 13650 HX वाला प्रोसेसर है, जो हमारा 14 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 6 P कोर्स है और 8 E कोर्स है। अगर 14650 HX से कंपेयर करते हैं ना, तो 2 P कोर एक्स्ट्रा है 14650 HX के अंदर, तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मिंग वो होता है। और अगर तुम्हारे माइंड में डाउट है कि 13 जनरेशन के HX और 14 जनरेशन के HX में कितना डिफरेंस है, तो चार्ट तुम्हारे सामने आ रहा है, कितने P कोर है कितने E कोर है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। एंड जो यहाँ पे GPU है वो NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB VRAM वाला 105 वॉट TGP है। और ये TGP कम होने का रीजन एक तो थर्मल्स होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, दूसरा इसका जो एडाप्टर है ना वो 180 वॉट वाला है। यूजुअली 4050 के साथ हमारे को 240 वॉट तक के एडाप्टर मिलते हैं, क्योंकि HX सीरीज का प्रोसेसर भी है, तो वहां पे इस वजह से वोल्टेज कम कर रखे। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे 4000 सीरीज है, मतलब 4050 स्पेसिफिकली, वो 100 वॉट से ऊपर जाता ही नहीं है, तो 105 वॉट वो पीक पहुंच जाता है। मैंने टेस्ट किया, आगे दिखाता हूं आपको। और यहाँ पे 16GB रैम मिलती है, डुअल चैनल में DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, एंड डुअल चैनल में आज की रेट में रैम्स नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिकली महंगे लैपटॉप्स में। किसी को अगले दिन भाई 32GB करवानी है, तो उसको 8 की दोनों स्टिक निकाल के 16 लगवानी पड़ेगी, दो स्टिक उसकी वेस्ट हो जाती है, तो वहां पे थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। और इसके अंदर मिलती है 1TB की Gen 4 SSD, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो, जो कि ठीक है, जो यूजुअली हमारे को सारे लैपटॉप्स में मिल जाती है। एंड 2 SSD के स्लॉट्स हैं इस लैपटॉप के अंदर। पर स्लॉट मेंशन नहीं है कितना सपोर्ट करता है, 1TB 2TB, वैसे मेरे हिसाब से 2TB पर स्लॉट हो जाना चाहिए, तो 4TB तक आप शायद कर पाओगे, वरना 2TB मैक्सिमम तो हो ही जाएगी। और कनेक्टिविटी में भी Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 यहाँ पे हमारे को मिलता है, एंड MS ऑफिस नहीं मिलता। मतलब इतने पैसे बंदा खर्च रहा है कि MS ऑफिस यार होना चाहिए था। ये मतलब अब तो मैंडेटरी हो जाना चाहिए सारे लैपटॉप्स में MS ऑफिस। मुझे पता है उससे कॉस्ट ऐड होती है, लेकिन यूजफुल बहुत है, वरना लोग जुगाड़ ढूंढते रहते हैं फिर। और अब थोड़ा जरा बेंचमार्क पे नजर मार लेते हैं। यहाँ पे Cinebench R23 के स्कोर्स ये रहे, उसके बाद Geekbench 6 के मल्टी कोर और सिंगल स्कोर के स्कोर ये रहे, और Cinebench 2024 के स्कोर्स आपके सामने हैं। एंड स्कोर्स बिल्कुल वैसे ही निकल के आए हैं जैसे इसके प्रोसेसर से निकल के आने चाहिए। यहाँ पे कहीं भी परफॉर्मेंस में कोई लैक नहीं है, और वो क्यों नहीं है आगे दिखाता हूँ। और ये हमारा Geekbench 6 का OpenCL स्कोर जो GPU के लिए होता है, एंड ये हमारा VR मार्क का बेंचमार्क जो कि अच्छा स्कोर निकाल के देगा, PC मार्क 10 7500, और ब्लेंडर बेंचमार्क में 2600 के आसपास निकल गया। और ये हमारा क्रॉस मार्क का बेंचमार्क, और 3D मार्क टाइम्स पाई के स्कोर्स ये रहे, और Geekbench 6 का मशीन लर्निंग का बेंचमार्क भी आपके सामने है। अभी कंपैरिजन नहीं हो पा रहा क्योंकि लैपटॉप थोड़े कम टेस्ट हुए हैं, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, धीरे धीरे और करेंगे तो हायर इज बेटर, समझ जाओगे आप। नहीं समझोगे सब्सक्राइब करो, मैं समझा दूंगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। एंड एक्सट्रीम टेस्टिंग के लिए यहाँ पे प्राइम 95 हमने चलाया था 1 घंटे के लिए इस लैपटॉप के अंदर, और भाई मैक्सिमम टेम्परेचर इंटेल का HX सीरीज का प्रोसेसर होते हुए भी 99 डिग्री तक ही गया, जो कि एक अच्छा स्पॉट है, वरना लैपटॉप में 100 पार कर जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप वॉटेज देखोगे ना, 132 वॉट तक इसकी पैकेज पावर गई है एक इंस्टेंस के लिए, लेकिन जो बाद में एवरेज निकल के आ गया था ना, वो 97 वॉट तक का निकल गया है। स्टिल 99 डिग्री का यहाँ पे पीक टेम्परेचर है, और एवरेज टेम्परेचर 92 डिग्री तक आ गए थे। इवन क्लॉक स्पीड भी अगर आप देखोगे ना, 4.6 गीगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम गई है, एंड 3 गीगाहर्ट्ज पे स्टेबल हो
गई थी। तो यहाँ पे मैं कहूंगा भाई सीपीयू के थर्मल्स अच्छे खासे मैनेज्ड हैं, मतलब ज्यादा साइड जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट परफॉर्मेंस में यहाँ पे कोई सैक्रिफाइस नहीं हो रहा। और फिर हमने जीपीयू के लिए फॉर्मैक टेस्ट किया और आप देख सकते हो वॉटेज भाई पीक 105 वॉट गई थी और एवरेज भी 104 वॉट है। एंड जो जीपीयू का टेंपरेचर है वो भी मैक्सिमम 80 तक गए, लेकिन 77 पे मेंटेन हो गए थे। तो थर्मल्स के मामले में लैपटॉप में सच कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गेमिंग में भी आप थर्मल्स देख ही लोगे। और ये जो टेस्ट है ना भाई, ये 1 घंटे का एक्सट्रीम टेस्ट है। ये नॉर्मल कंज्यूमर नहीं करता कि 1 घंटे तक अपना लैपटॉप 100% लोड पे डाल रखा है। हम जो प्रोडक्टिव टास्क करते हैं, गेमिंग करते हैं, उसमें फ्लक्चुएट होता है सीपीयू जीपीयू, ऐसे परमानेंट 100 पे नहीं रहता। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है, तो इसको ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। आपको बस स्टेबिलिटी समझाने के लिए हम यार समझ गए ना। एंड अगर रियल लाइफ यूज केस की बात करते हैं, जैसा प्रोसेसर है, जैसा जीपीयू है, 4K लेवल वीडियो एडिटिंग आप इसके ऊपर आराम से कर सकते हो। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर चलाना हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। म्यूजिक प्रोडक्शन, कोडिंग, ये जो भी आपके प्रोडक्टिव टास्क रहेंगे सारे बढ़िया करवा देगा। मेनली आता है 3D मॉडलिंग, आफ्टर इफेक्ट्स या गेम डेवलपमेंट वाले टास्क, ये बहुत सब्जेक्टिव है। इस लैपटॉप में हो तो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर जीपीयू बढ़िया लगा रखा है। 6GB VRAM वाला जीपीयू है, प्रोसेसर भी अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे टास्क आपका बड़ा होगा, प्रोजेक्ट बड़ा होगा, टेक्सचर ज्यादा होंगे, एलिमेंट ज्यादा होंगे, इफेक्ट ज्यादा होंगे, जैसे जैसे लोड पड़ेगा, तो ये मशीनरी हो गई, फिर चाहे 4060 हो गया, 4070, 4080, 4090, डिपेंड करता है कि इस टाइप के आप यूजर हो, बिगिनर लेवल हो या एडवांस लेवल हो। तो ये प्रोडक्टिव टास्क थोड़ा सब्जेक्टिव है। और आजकल एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड भी लोग पूछते भैया बता दिया करो। तो आपको एक अच्छा प्रोसेसर जो इसके अंदर है और एक अच्छा जीपीयू जो इसके अंदर है, वो वाले टास्क भी आराम से लैपटॉप करवा देगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और भाई गेमिंग लैपटॉप है, जरा गेमिंग पे नजर मार लो, फिर लैपटॉप की आगे बात करते हैं। स्टार्टिंग विद वैलोरेंट 1080p पे टेस्ट करेंगे क्योंकि जो इसका पैनल है वो 1080p वाला ही है और सेटिंग्स को यहाँ पे हाई पे रखा है। एंड हाई सेटिंग्स पे जैसा हमारा प्रोसेसर है, बढ़िया आराम से 400 प्लस फ्रेम रेट हमारे को मिलता है। और अभी सिर्फ गेमिंग की स्टार्टिंग है और जो सीपीयू का टेंपरेचर है हमारे 60 वॉट में 80-85 के आसपास है। तो आगे देखते हैं थर्मस का क्या हिसाब किताब है और बाकी सारे स्टैट्स तुम्हारे सामने हैं। फिर हमने टेस्ट किया CS2 और यहाँ पे जो सेटिंग्स है वेरी हाई पे है और 1080p ही रेजोल्यूशन है और इसके अंदर भी हमारे को 130-140 फ्रेम रेट मिल रहे हैं। 1080p है, ध्यान रखना इस चीज का। और 4050 ग्राफिक कार्ड है, उसके हिसाब से आप जज कर सकते हो। और जो सीपीयू की वॉटेज है 60-70 वॉट तक जा रही है, उसके हिसाब से हमारे जो सीपीयू का टेंपरेचर है 90-95 के आसपास चल रहे हैं अभी। और जो जीपीयू का टेंपरेचर है वो ठंडे साइड पे ही है। एंड बैटरी का परसेंटेज मेरे से काफी लोग पूछे थे कि डाल रखा है, बैटरी ड्रेन का कुछ इशू फेस हो रहा है ना कुछ लैपटॉप में, तो उस वजह से डाला है कि हाँ गेमिंग करते हुए बैटरी ड्रेन तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे 100% ही है अभी तक तो। उसके बाद एल्डन रिंग, एंड यहाँ पे एल्डन रिंग में भाई मैक्सिमम सेटिंग्स पे 40-45 समटाइम्स 50 FPS के आसपास हमारे को मिल रहा है। और ये वाला गेम काफी डिमांडिंग है। वैसे आप इसको थोड़ी कम सेटिंग्स पे खेलोगे तब भी 60 पे ही खेल पाओगे क्योंकि 60 FPS लॉक्ड है एंड ये अच्छे खासे प्लेएबल FPS है। फिर टेस्ट किया RDR2 फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट अल्ट्रा सेटिंग्स और DLSS एक तरफ ऑफ रखा है, एक तरफ क्वालिटी पे। एंड इसके अंदर भी हमारे को वही DLSS में जितना डिफरेंस मिलता है वही मिल रहा है 5-10 FPS के आसपास। और टेंपरेचर्स अच्छे खासे मेंटेन्ड है, मतलब एक स्पाइक तो आप देख रहे हो बीच बीच में 90-95 वाला जा रहा है, लेकिन वो 80-85 के आसपास आ जाता है। उसके बाद साइबरपंक अल्ट्रा सेटिंग्स वही फ्रेम जनरेशन एक तरफ क्वालिटी पे और रे ट्रेसिंग ऑफ। और इसके अंदर भी भाई बढ़िया फ्रेम रेट मिल रहा है क्योंकि जो रेजोल्यूशन है वो 1080p है। बताना पड़ता है बार बार क्योंकि आजकल में हमने जितने ज्यादातर लैपटॉप करे हैं वो 1440p है, 1600p वाले है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद रे ट्रेसिंग अल्ट्रा में भी टेस्ट किया था तो रॉ परफॉर्मेंस में तो ऑब्वियसली वही 20-25 FPS आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद बढ़िया 60-65 FPS मिलता है। फिर COD Warzone 2.0 एक्सट्रीम प्रीसेट है हमारा और DLSS फ्रेम जनरेशन इसके अंदर भी मिलता है और फ्रेम रेट क्या बढ़िया मिल रहा है। लेकिन इस गेम के अंदर भाई बढ़िया ज्यादा टेंपरेचर पहुंच चुके थे, मतलब 90 अबव थे। ये बहुत ज्यादा CPU इंटेंसिव हमारा गेम है। CPU की यूसेज भी आप देख सकते हो 40% से ऊपर की जा रखी है, तो यहाँ पे टेंपरेचर ज्यादा जा रहे हैं। आप इसके अंदर अंडर वोल्टिंग कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका CPU ज्यादा गर्म हो रहा है। और ये जो गेम टेस्ट है वो ऑब्वियसली विदाउट कूलिंग पैड हो रखे हैं, बाकी कूलिंग पैड वगैरह लगाओगे तो उससे भी इंपैक्ट आता ही है। फिर टेस्ट किया लास्ट ऑफ अस और यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स रखी है, DLSS का सीन वैसे ही है और इसके अंदर आप देख सकते हो CPU का हमारा कंजम्पशन कम है, तो ऑब्वियसली टेंपरेचर्स ऑटोमेटिकली कम हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारे को प्लेबल वही 40-50 FPS मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट वेरी हाई सेटिंग्स पे DLSS फ्रेम जनरेशन इसके अंदर मिलता है और 30-40-50-60 FPS मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में। उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशीमा, और ये भी काफी अच्छा खासा डिमांडिंग गेम है हमारा और इसके अंदर भी अच्छे फ्रेम रेट मिल रहे हैं। यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 60+ और नॉर्मली भी 40-45 के आसपास एंड थर्मल्स आर मेंटेन्ड। बाकी सारे स्टैट्स आप देख ही सकते हो। और हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया भाई, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे और भाई ग्राफिक सेटिंग्स भी अल्ट्रा रखी है। नॉर्मली में भी 45-50 फ्रेम रेट आ गया और फ्रेम जनरेशन लगने के बाद तो इसके अंदर अच्छे फ्रेम रेट मिल ही जाते हैं हमारे को। फिर हमने टेस्ट किया हेलब्लेड 2, लोएस्ट सेटिंग पे ही करना पड़ा क्योंकि इससे ज्यादा सेटिंग्स में ना भाई अच्छे फ्रेम रेट मिल नहीं रहे थे। यहाँ पे 60 FPS के आसपास मिल रहे हैं लो सेटिंग्स पे और उसके अंदर भी हल्का लैग स्टटर हमारे को मिल रहा था कभी कभी, वो भी मतलब वैसे नॉर्मली सही चल रहा था और फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद अच्छे फ्रेम्स थे। लेकिन अगर आप इसको चाहो तो मीडियम सेटिंग्स पे भी खेल सकते हो। अगर हाई पे खेलोगे तो फ्रेम जनरेशन वाले मोड पे खेल पाओगे, नॉर्मली तो भाई बहुत ज्यादा ग्राफिक्स इसके ऊपर चले जाते हैं। एंड उसके बाद एलन वेक 2 हाई
सेटिंग्स रखी थी एंड इसके अंदर भी हमारे को 30, 40 और 60 FPS के एवरेज मिल रहा है हमारे को, लेकिन रे ट्रेसिंग ऑफ है। रे ट्रेसिंग ऑन करने के बाद 4050 ने बोला कि भैया सॉरी मैं नहीं खिलवा पाऊंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद हमारे को फिर भी ठीक ठाक फ्रेम मिल रहे थे। तो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूड करते हैं तो जैसा 4050 परफॉर्म करता है वैसा ही करेगा इस लैपटॉप के अंदर, और यहाँ पे सारे गेम्स आप मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हो और AAA टाइटल फ्यूचर में आने वाली भी आप खेल लोगे। GTA 6 का मैं नहीं कह सकता, बाकी आपने परफॉर्मेंस देख लिया, आप बताओ कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। एंड इस लैपटॉप में हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है, नंपैड इंक्लूडेड है, बड़ी बड़ी एरो कीज हमारे को मिलती है एंड कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस इज लाइक ओके, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, नॉर्मल फ्लैट कीज हमारे को मिलती है और व्हाइट सा बॉर्डर होता है जैसे एसर नाइट्रो का कीबोर्ड नहीं होता, हल्की हल्की वैसी सी फीलिंग हमारे को मिलती है। और यहाँ पे हमारे को को-पायलट का डेडिकेटेड बटन हमारे को मिलता है और सिंगल जोन वाला RGB कीबोर्ड है, यानी कि एक कलर पूरे कीबोर्ड में एक बारी में होगा। डिफरेंट उसमें इफेक्ट्स भी मिलते हैं जो इसके कंट्रोल सेंटर में हम चेंज कर सकते हैं एंड अगर हमारे को पर्टिकुलर कोई कलर सेट करना तो वो भी आप इस कीबोर्ड पे कर पाओगे। एंड ट्रैक पैड हमारे को ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप टाइप का मिलता है, फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है, चलने में भी स्मूथ है, ट्रैक पैड से भी मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। एंड ये थर्मल्स के बारे में बोल रहा था कि बढ़िया, अगर आप इसके कीबोर्ड पे गेमिंग करते हो ना, हमने 5-6 घंटे का गेम टेस्ट जैसे हमने किया, उसके बाद हमने कीबोर्ड के टेंपरेचर देखे, सरप्राइजिंगली 32 डिग्री के आसपास टेंपरेचर थे WASD एरिया में, स्पेस बार में 32 डिग्री के आसपास, और जहां चिपसेट एरिया होता ना वहां पे 35-36 गए थे मैक्सिमम। तो लैपटॉप ठंडा रहता है, आपको गर्म फील नहीं होगा उंगलियों पे अगर गेम खेल रहे हो तो। वैसे तो लोग एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी ट्रैवल कर रहे हो, गोदी में रख के खेलना नहीं, गोदी में रख के मत खेलना, नुकसान देता है वहां पे, समझ। और पोर्ट्स के मामले में राइट साइड में हमारे को एक टाइप सी पोर्ट मिलता है USB 3.2 Gen 2 वाला, पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है, 100 वाट तक का टाइप सी चार्जर से आप लैपटॉप चार्ज कर पाओगे एंड कोई डिस्प्ले आउटपुट नहीं है इस टाइप सी पोर्ट से। और एक USB 3.2 Gen 2 टाइप A वाला पोर्ट मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A वाला पोर्ट मिलेगा और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो, और बाकी प्रबंध भैया पीछे कर रखा है। यहाँ पे हमारे को एक USB 3.2 Gen 2 टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है जिसपे ब्रांड ने मेंशन कर रखा है डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे केस में कोई डिस्प्ले आउटपुट नहीं मिला, ना DGPU मोड पे ना हाइब्रिड मोड पे। तो हो सकता है हमारे वाले यूनिट में कोई फॉल्ट हो, या हो सकता है फ्यूचर में बायोस अपडेट वगैरह से ये ठीक हो जाए, ये कंफर्म्ड नहीं है। अगर मुझे कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन आएगी ना तो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, लेकिन हाँ फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर आप इस टाइप सी पोर्ट से कर सकते हो। उसके अलावा हमारे को एक चार्जिंग वाला पोर्ट मिल जाएगा, HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है जिसका आउटपुट हमारे को 4050 से मिलता है, और एक RJ45 लैंड पोर्ट भी है इसके अंदर। और 2024 चल रहा है भाई, मक्स स्विच तो अब यूजुअली हमारे को सारे लैपटॉप्स मिल जाता है, उसके अंदर भी है। इसके गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर में आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम डिस्क्रीट GPU टू हाइब्रिड, और हाइब्रिड वाले में iGPU DGPU में शिफ्ट होता रहता है, डिस्क्रीट वाले में iGPU बिल्कुल बंद हो जाता है, सिर्फ DGPU पे लैपटॉप चलता है, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, लेकिन हाइब्रिड वाले में थोड़ा बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा। iGPU ओनली वाला मोड नहीं है इसके अंदर, जो कि होना चाहिए था, जिससे हमारा DGPU बिल्कुल बंद हो जाता है और अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है। वैसे उसका एक जुगाड़ भी है करने का, ऑनलाइन देखोगे मिल जाएगा कि हम DGPU खुद से भी बंद कर सकते हैं। और गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर अगर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पे CPU के स्टार्ट्स आ जाएंगे, फैन स्पीड आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ऊपर हमारे को डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, GPU इन्फॉर्मेशन है, प्रेफरेंसेस मिल जाएंगे, नीचे कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत कर सकते हो, ब्राइटनेस वॉल्यूम वगैरह की, और उसके अलावा GPU स्विच हमारे को ऊपर मिल जाता है एंड कीबोर्ड के ऑप्शन में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। देन हमारे को फ्लेक्सी की करके इसके अंदर मिलता है, जिसके अंदर आप अपना कीबोर्ड कस्टमाइज कर सकते हैं, उस पे मैक्रोस लगा सकते हैं एंड बैटरी के ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें बैटरी परसेंटेज वगैरह आप लॉक कर सकते हो फॉर बेटर बैटरी लाइफ। देन बात करते हैं डिस्प्ले की, जिस प्राइस पॉइंट पे आता है वहां पे डिस्प्ले डिसअपॉइंट करती है। इसके अंदर हमारे को 16 इंचेस की 16:10 वाली डिस्प्ले मिलती है, यानी कि 1200p इसका रेजोल्यूशन है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और भाई कलर गैमेट बेसिक कलर गैमेट के साथ ही आती है, 65% sRGB, 48% P3, 49% Adobe RGB एंड 47% NTSC। ये नंबर किसी को समझ में नहीं आया तो ये वाली जो डिस्प्लेज होती है ना, ये नॉर्मली सारे ही लैपटॉप्स में हमारे को मिलती है। जिस लैपटॉप के अंदर 72% NTSC या 100% DCI P3 या 100% sRGB होती है ना, दैट इज अ कलर एक्यूरेट डिस्प्ले, जिसके अंदर आप कलर एक्यूरेसी वाले टास्क कर पाओगे, कलर ग्रेडिंग वगैरह है सब। और जो इसकी ब्राइटनेस है ना वो अच्छी निकल के आई, 338 निट्स की पीक ब्राइटनेस से पुश कर गया था, उसके अंदर बढ़िया है। एंड इसी प्राइस पॉइंट पे अगर आप Lenovo लॉक देखते हो ना 4050 वाला विद i7 13 जनरेशन, HX भी मिलता है, H भी मिलता है, वो डिपेंड करता है, उसके अंदर 100% sRGB डिस्प्ले मिलती है। तो चाहते तो ये भी दे सकते थे, MS ऑफिस में मिल जाता लॉक के अंदर, वो भी इसके अंदर नहीं मिलता, तो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हैं। एंड डिस्प्ले एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं, कंटेंट वगैरह आप देखते हो कोई दिक्कत नहीं है, डे टू डे टास्क करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोडक्टिविटी वाले टास्क भी करोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कलर ग्रेड करना चाहोगे किसी वीडियो या फोटो को, वहां पे आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, जिसके लिए आपको मॉनिटर लगाना पड़ेगा। तो एडिटर्स वगैरह को मैं कहूंगा कि इसकी डिस्प्ले आपके काम नहीं आने वाली। अगर आप कलर एक्यूरेसी वाले टास्क में हो, अगर सिर्फ एडिटिंग करते हो, बेसिक टास्क करते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले दिख तो रही है ना। और ये इसका वेबकैम है और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है, एंड यहाँ पे 720p वाला वेबकैम हमारे को मिलता है। आज की डेट में 1080p आ चुका है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लैपटॉप लैग कर जाता है जिस प्राइस पे आता है ऑब्वियसली। बाकी वेबकैम की क्वालिटी डिसेंट है, और माइक की क्वालिटी कैसे लगी वो आप मुझे बताओगे यार, बता दिया करो, थोड़ा एल्गोरिदम हो जाएगा। एक तो इस बंदे ने लगता हल्का मचा रखा है, अंधी वायरल जा रही है इसकी वीडियो। और हाँ, स्पीकर हमारे को 2-2 वॉट के 2 मिलते हैं, स्पीकर्स आर लाइक अबव एवरेज वाले, लाउड है अच्छे खासे, थोड़ी सी क्लैरिटी मिसिंग लगती है, बट काम चलवा देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी गाना बढ़िया है, I mean रैप। जी हाँ सर, ये रैप मेरी हुई थी।
एंड बैटरी का डिपार्टमेंट लैपटॉप का अच्छा है, 73 वॉट आवर की बैटरी हमारे को मिलती है और आराम से आप 4 से 5 घंटे का बैकअप निकाल सकते हो। हाइब्रिड मोड पे ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लेना, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ कर लेना, उसके अंदर का बैकअप मैं आपको बता रहा हूं। और कैसा आप टास्क करते हो, जैसे हमने बेसिक टास्क किया था उसमें बैकअप निकल गया, आपका टास्क डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप डिफरेंट निकल के आएगा। दिस इज मैक्सिमम। तो ये होगी लैपटॉप की पूरी बातचीत। अब जरा कंपटीशन से भिड़वा देते हैं। सबसे पहला आता है एसर प्रेडेटर हीलियोस नियो 16 2023 वाला, जिसके अंदर i5 13500HX और 4050 मिलता है, जो 90,000 में राजा चल रहा था। अभी तो वो स्टॉक में ही नहीं है, पता नहीं कब आएगा। उस लैपटॉप में i5 13500HX मिलता है, इसमें i7 13650HX है और दोनों के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप देखोगे ना, सेम पी कोर और सेम ई कोर मिलते हैं। इवन स्कोर्स भी मल्टी कोर सिंगल कोर के सेम मिलते हैं। सिनेमेंस R23 का ये ग्राफ है आपके सामने और उसके अंदर हमारे को 40 50 140 वॉट वाला मिलता है। चलो परफॉर्मेंस मैं आपको बता चुका हूं, ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी, लेकिन जो डिस्प्ले है उसमें 100% sRGB मिलती है। इसके अंदर बेसिक डिस्प्ले है तो डिस्प्ले के मामले में वो जीत जाता है। बाकी एक बैटरी का डिफरेंस हमारे को मिलता है, उसमें 90 वॉट आ रहा है, इसमें 73 वॉट आ रहा है। उसमें ज्यादा इतना बड़ा गैप आएगा नहीं, 1 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा वो चल सकता है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा अगर वो आपको स्टॉक में मिलता है तो इससे बेटर ऑप्शन होगा, बिकॉज वो अंडर 95,000 मिलता है एंड ये लैपटॉप थोड़ा सा अपने स्पेक्स के हिसाब से ओवर प्राइस है। देन वी हैव Acer Nitro V एट द सेम प्राइस पॉइंट ऑफ 94-95,000। उसमें i7 13620H मिलता है, जो ऑब्वियसली टेक्निकली 13650HX से कम है और परफॉर्मेंस में भी कम है। और साथ में जीपीयू उसके अंदर 75 वॉट वाला है, इसके अंदर 105 वॉट है, तो ये जीत जाता है। इवन बैटरी के मामले में बेटर है। तो नाइट्रो वी का अगर मन बना रहे थे 4050 वाला i7 वाला, तो मैं कहूंगा ये ज्यादा बेटर ऑप्शन उसके कंपैरिजन में। देन एक ऑप्शन HP Victus बड़ा एक फेमस हो रहा है 90,000 रुपीज में, i7 12th जनरेशन H सीरीज प्रोसेसर और 4050 मिलता है। लोग कहते हैं भैया 90,000 में ये ले लें अगर लॉक ना लेना हो। भाई उसमें DDR4 रैम है, पूरा पोटेंशियली यूज नहीं हो पाएगा जीपीयू सीपीयू का। और 90,000 में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डाल के ये या प्रेडेटर अगर स्टॉक में मिलता है, वो ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हो। फिर अगर भिड़वा रहे हैं तो लॉक से क्यों नहीं भिड़वाएंगे। लॉक मैंने सेम कस्टमाइज करा Lenovo की वेबसाइट पे जाके, सेम प्रोसेसर रखा, सेम जीपीयू रखा, उसके अंदर 100% sRGB वाली डिस्प्ले मिल जाती है फुल HD। और अगर क्वाड HD करते हो तो 4,000 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, तो 1 लाख तक का वो पहुंच जाता है। ये 96 97 का है, 2-3,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के वहां पे डिस्प्ले बेटर मिल जाएगी। बैटरी के मामले में वो 60 वॉट आ रहा है, इससे थोड़ा सा हार जाता है। तो मैं कहूंगा ओवरऑल एक लॉक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि डिस्प्ले वहां पे अच्छी हो जाती है। लेकिन लॉक के आसपास बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत स्पेसिफिक लिमिटेड यूनिट्स में कुछ थोड़े बहुत फॉल्ट्स आ रहे हैं, जो अभी Lenovo काफी हद तक सॉर्ट कर चुका है। आने वाले टाइम में भी हो जाएंगे, क्योंकि लॉक उनका बहुत हीरो वाला लाइनअप है। लेकिन अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, थोड़ा सा भी घबरा रहे हो, लॉक नहीं लेना चाहते, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए है। बस डिस्प्ले में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ओवरऑल लैपटॉप बहुत बढ़िया है। और एक और ऑप्शन आता है टफ Ryzen 7 7735HS 4050 वाला। अगर आप सामने Cinebench R23 का कंपैरिजन देखोगे ना, मल्टी कोर में भाई 54% बेटर है इसका प्रोसेसर एंड सिंगल कोर में 21% बेटर है। तो मैं कहूंगा ओवरऑल चाहे प्रोडक्टिविटी हो चाहे गेमिंग हो, ये ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन उसके अंदर 100% sRGB डिस्प्ले, लेकिन 250 निट्स वाली ब्राइटनेस की डिस्प्ले। बाकी अगर उस लैपटॉप के बारे में डिटेल में जानना है, उसकी वीडियो हमने बना रखी है, वो वीडियो देख सकते हो। 90,000 का चल रहा है, जब लॉन्च हुआ था तो 1,05,000 का था, अभी 90,000 में आ चुका। तो अपने प्राइस के हिसाब से आई थिंक वो जस्टिफाई करता है चीजों को। बाकी अगर आपको पावर एफिशिएंट प्रोसेसर चाहिए तो टफ आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपको तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए तो इंटेल के HX सीरीज के प्रोसेसर तो है ही। तो बस ये था इसका पूरा रिव्यू Gigabyte G6X। और अगर किसी और लैपटॉप से कंपैरिजन रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। एंड आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये लैपटॉप 97,000 का चल रहा है। मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग 90,000 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि एक तो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं मिलता और डिस्प्ले हमारे को बेसिक वाली मिलती है। उसके अलावा लैपटॉप में भाई परफॉर्मेंस वाइज, थर्मल्स वाइज किसी भी चीज में एज सच कोई कमी नहीं है। इवन द बिल्ड एंड लुक्स वो भी बहुत बड़े मिलता है। और इसका जो 4060 वाला वेरिएंट है वो 1,05,000 1,06,000 का है। वो भी अगर 1,02,000 के आसपास होगा तो वो भी वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। आपकी चॉइस आपके हाथ में। मैंने पूरा रिव्यू बना दिया। आपके क्या थॉट्स है इस लैपटॉप के बारे में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। एंड पसंद है वीडियो लाइक मारो, पहली बार सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।